हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारत। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आधुनिक भारत जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट होता है। आज से हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत और आप लोगों को बता दें प्लेलिस्ट बन गई है। इसमें आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी पॉइंट्स मिल जाएंगे, वन लाइनर में है। डिस्कस के साथ यहाँ पर आप सभी को वीडियो मिल जाएगी। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो पूरा कंप्लीट टॉपिक है जरूर वॉच कर लीजिएगा। यहाँ से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मध्यकालीन भारत और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ है, तुर्कों का आक्रमण हुआ है, उसके बारे में क्या बताया गया है। तो 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया है? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। उसने मतलब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम की बात की गई है। सिंध एवं मुल्तान को जीत लिया था। उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। इसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट होता है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी 1001 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ठीक है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया है? तो महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया है। भारत पर पहला आक्रमण, अंतिम आक्रमण कब किया है? तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया है। महमूद गजनबी ने 1001 में भारत पर पहला आक्रमण किया है। और यह आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसके विरुद्ध था? राजा जयपाल के विरुद्ध था। राजा जयपाल के विरुद्ध यह आक्रमण किया गया था। राजा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। जो यह आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी का, इसमें पराजय किसकी हुई थी? राजा जयपाल की पराजय हुई थी। तो इसमें जीता कौन था? महमूद गजनबी जीता था। जीत किसकी हुई थी? महमूद गजनबी की जीत हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर है उसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। इंपॉर्टेंट है तो आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, यहाँ पर इस मंदिर से करीब कितनी संपत्ति प्राप्त की गई थी? महमूद गजनबी ने कितनी संपत्ति हाथ में ली थी? तो 20 लाख दिनार। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 20 लाख दिनार संपत्ति को हाथ में ले लिया था। अंतिम भारतीय आक्रमण जो था वो 1027 में किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था? तो जाटों के विरुद्ध किया गया था। जाटों के विरुद्ध, ठीक है, जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जाटों के विरुद्ध कब किया गया था? 1027 में। और यह जो आक्रमण था महमूद गजनबी का अंतिम भारतीय आक्रमण था। नेक्स्ट है भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट है 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कर वहां अधिकार प्राप्त कर लिया। तो मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण कब किया है? 1175 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट है 1178 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी वंश शासक भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के समीप मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। कहां पर किया था? आबू पर्वत के समीप। ठीक है, किसने किया था? तो यहाँ पर चालुक्य सोलंकी वंश शासक थे। तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित हुआ। जो 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध है किसके बीच में हुआ है? तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ है।
इसमें जीत किसकी हुई है? तो जीत हुई है पृथ्वीराज चौहान की। जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई है। तथा जो 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध है, ये किसके बीच में हुआ है? तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ है। परिणाम क्या रहा है? तो इसमें गौरी की विजय हुई है, मोहम्मद गौरी की विजय हुई है। मोहम्मद गौरी की विजय हुई है, इसे ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी की विजय हुई है, ठीक है, द्वितीय युद्ध में। यहाँ पर आप सभी लोग महमूद गजनवी के बारे में ध्यान रखिएगा। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के दरबार में कौन रहता था? महमूद गजनवी के दरबार में अल बरूनी, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। अल बरूनी फिरदौसी, अल बरूनी फिरदौसी। इसके बाद में है उत्बी, उत्बी। नेक्स्ट है फरूखी, नेक्स्ट है फरूखी। ये 4 लोग महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल वंश के राजा जयचंद को पराजित किया है। तो जो 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ है, किसके बीच में हुआ है? तो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ है। मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ है। इसमें विजय किसकी हुई है? मोहम्मद गौरी की विजय हुई है, ठीक है। विजय मोहम्मद गौरी की हुई है और पराजय किसकी हुई है? राजा जयचंद की हुई है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हुई है। गजनी लौटते समय खोखरों ने कर दी थी। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई है? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई है। किसके द्वारा? खोखरों के द्वारा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत। यहां से शुरू होता है गुलाम वंश या दास वंश कह सकते हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना कब की गई है? गुलाम वंश की जो स्थापना है 1206 ईस्वी में की गई है। स्थापना 1206 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन समय क्या है? तो 1206 से 1210 ईस्वी है। गुलाम वंश की स्थापना किसने की है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने अपना राज्याभिषेक कब किया था? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो राज्याभिषेक है कब किया गया था? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 जून 1206 ईस्वी में। 24 जून 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? लाहौर। राजधानी कहाँ पर बनाई थी? लाहौर। पूछा गया क्वेश्चन है तो आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का प्रारंभ करवाया है और इसे पूर्ण किसने करवाया है? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो किस प्रकार से हुई थी? तो पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, निर्माण किसका करवाया है? तो जो दिल्ली का कुव्वत उल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद निर्माण करवाया है और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। और कुतुबुद्दीन की जब मृत्यु हुई थी तो इसे दफनाया कहाँ पर गया है? तो इसे लाहौर में दफनाया गया है। कहाँ पर? लाहौर में दफनाया गया है। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा है कि ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1210 ईस्वी में हुई थी चौगान खेलते समय, और दफनाया कहाँ गया था? लाहौर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था?
ऐबक का उत्तराधिकारी? आप सभी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह। और आराम शाह की मृत्यु के बाद में इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कहां पर बैठा था? तो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो इल्तुतमिश है, ऐबक की मृत्यु के समय कहाँ का गवर्नर था? इल्तुतमिश गवर्नर कहाँ का था ये पूछा जाए तो बदायूं का गवर्नर था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। कब था? तो ऐबक की मृत्यु के समय। ठीक है, मृत्यु के समय एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की जो मृत्यु है 1236 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अब चलिए चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पर आपने समय देखा है 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी का समय है। अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दासो गुलामों का एक दल बनाया है, जिसे क्या कहा गया है? तुर्कान ए चहलगानी कहा गया है। 40 गुलामों का दल किसने बनाया है? तो इल्तुतमिश ने बनाया है। 40 गुलामों का जो दल है इसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया है। इसके बाद में है यहाँ पर इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा गया है। छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है, इसे क्या कहा गया है? इक्ता कहा गया है। इसका जो प्रशासक होता था ये कौन था? तो इक्तादार होता था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना गया है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में गद्दी पर कौन बैठा था? तो फिरोज बैठा था। गद्दी पर कौन बैठा था? फिरोज। पूरा नाम आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिरोज बैठा था। फिरोज क्या था? एक अयोग्य था। ठीक है, फिरोज क्या था? ये अयोग्य था। अयोग्य शासक होने के कारण, ठीक है, तुर्की अमीरों ने इसे हटा दिया था। इसके बाद में दिल्ली पर किसे बिठाया था? तो रजिया सुल्तान को बिठाया था। ठीक है, अब यहाँ पर रजिया सुल्तान है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान का समय है, शासन समय है 1236 से 1240 ईस्वी। भारत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। ये पुत्री किसकी थी? तो ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। और रजिया ने किसका त्याग किया था? तो रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया था और कोट तथा टोपी धारण किया था। उसने भटिंडा के प्रशासक अल्तुनिया से निकाह किया। रजिया सुल्तान का निकाह किससे हुआ है? तो अल्तुनिया के साथ हुआ है। और जब रजिया सुल्तान का विवाह हुआ था उसके बाद में रजिया सुल्तान फिर से गद्दी पर बैठना चाहती थी, जो कि असफल रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निकाह के बाद असफल रही है। निकाह के बाद गद्दी पर बैठने से असफल रही। यहाँ पर ध्यान रखिएगा रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1240 ईस्वी में हुई थी। मुइजुद्दीन बहराम शाह, शासन समय है 1240 से 1242 ईस्वी, नायब ए मुमलकात पद का सृजन किया है। नायब ए मुमलकात पद का सृजन किसने किया है? तो बहराम शाह ने किया है। इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है 1242 से 1246 ईस्वी तक अलाउद्दीन मसूद शाह, इनका शासन समय रहा है 1246 से 1265 ईस्वी तक। नसरुद्दीन महमूद ने शासन किया है। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासन समय क्या है? 1242 से 1246 है। इसके बाद में यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद का शासन समय क्या है? 1246 से 1265 ईस्वी है। आप सभी को यहाँ पर पता होगा नासिरुद्दीन महमूद जो है ऐसा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन का निर्वाह करता था। कौन करता था? नासिरुद्दीन महमूद, टोपी सिलकर। ठीक है, टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। अपने
जीवन का निर्वाह करता था। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन। शासन समय है 1266 से 1287 ईस्वी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। बलबन जो है 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा है? गयासुद्दीन बलबन के नाम से बैठा है। नेक्स्ट है जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया है, तो बलबन ने की है। बलबन ने फारसी ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पैबोस जैसी प्रथाएं प्रचलित की हैं। इसके बाद में है उसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज, जिसे नौरोज उत्सव कहा गया है, इसकी शुरुआत की है। और बलबन ने लौह एवं रक्त नीति का अनुसरण भी किया है। कठोर लौह एवं रक्त नीति का पालन किया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा। गुलाम वंश का अंतिम शासक आपसे पूछा जाए तो कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक था समुद्दीन। समुद्दीन अंतिम शासक कौन था? समुद्दीन। समुद्दीन कैमूर्स। कैमूर्स कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बलबन के दरबार में कौन रहता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बलबन के दरबार में कौन रहता था? तो दरबार में अमीर खुसरो। दरबार में कौन रहता था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। और कौन रहता था? अमीर हसन। अमीर खुसरो, अमीर हसन, दोनों नाम आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो है और अमीर हसन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।